बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, उदासीन वक्र या तटस्था वक्र से उपभोक्ता का संतुलन। मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण से हमने समसीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति का विश्लेषण का अध्ययन किया था। यहाँ हम अध्ययन करेंगे उदासीन वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन कैसे प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि उदासीन वक्र या तटस्थता वक्रों से उपभोक्ता का संतुलन। उदासीन वक्रों से उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करने के लिए हमें दो मुख्य उपकरण की आवश्यकता होती है। पहला, उदासीन मानचित्र। मैंने आपको उदासीन मानचित्र के बारे में बताया था, उदासीन वक्रों का समूह है। उदासीन वक्रों का समूह है। उदासीन वक्रों के समूह को हम क्या कहते थे? उदासीन मानचित्र। और एक ऊंचा उदासीन वक्र अधिकतम संतुष्टि का परिचायक होता है। यानी उदासीन वक्र की मानचित्र की परिभाषा हमारे पास में थी। एक हमें चाहिए बेटा बजट रेखा। बजट रेखा भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि बजट रेखा किसे कहते हैं। बजट रेखा वह सीमा रेखा होती है या दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाने वाली वह सीमा रेखा जिन पर किया गया व्यय आय के क्या होता है? बराबर। जब उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी गई हो। तो बेटा ध्यान दो, उदासीन वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन के लिए दो मुख्य उपकरण चाहिए। उदासीन मानचित्र उदासीन वक्रों का समूह है और एक ऊंचा उदासीन वक्र अधिकतम संतुष्टि का परिचायक होता है। बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाने वाली वह सीमा रेखा जिन पर किया गया व्यय आय के क्या हो बेटा? बराबर। मैंने आपको ये भी बताया कि बजट रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उपभोक्ता की आय और व्यय आपस में क्या बेटा? बराबर है। अगर भीतर कोई बिंदु है वह प्राप्त तो कर सकता है, जैसे यू बिंदु प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग नहीं है। अगर बजट रेखा के बाहर कोई बिंदु है, जैसे मैंने कहा डब्ल्यू बिंदु, तो अप्राप्त योग्य है। उपभोक्ता के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। अब हमारा प्रश्न ये आता है कि उदासीन वक्र के माध्यम से एक उपभोक्ता संतुलन पर कब आएगा? तो उदासीन वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन पर आए उसके लिए हमें निम्न शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, पहली शर्त, संतुलन बिंदु पर बजट रेखा और उदासीन वक्र स्पर्शनीय हो। बजट रेखा संतुलन बिंदु पर या उपभोक्ता संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा और उदासीन वक्र आपस में क्या करे? स्पर्श करे। शर्त नंबर 2, बजट रेखा का ढाल और कीमत रेखा का ढाल। बजट रेखा का ढाल और कीमत रेखा का ढाल। बजट रेखा की ढाल की जगह हम बात करें उदासीन वक्र का ढाल। उदासीन वक्र का ढाल वह कीमत रेखा का ढाल आपस में क्या हो बेटा? बराबर। और आपको ध्यान हो, उदासीन वक्र का ढाल निर्भर करता है किस पर? MRS पर, सीमांत प्रतिस्थापन दर पर। तो कई किताबों में ये भी लिखा होता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर का ढाल और कीमत रेखा का ढाल आपस में क्या हो? बराबर होना चाहिए। तो शर्त नंबर 1 क्या? संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीन वक्र स्पर्शनीय हो। शर्त नंबर 2, उदासीन वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल आपस में क्या हो बेटा? बराबर। माइनस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये उदासीन वक्र के ढाल का सूत्र है बेटा। और P1 अपॉन P2 दोनों वस्तु की कीमतों का अनुपात कीमत रेखा का ढाल है। शर्त नंबर 3, संतुलन बिंदु मूल बिंदु के उन्नत दर होना चाहिए। यानी उन्नत दर का मतलब दाएं या बाएं जाएं तो उसको हानि होती है। चौथा, संतुलन बिंदु पर MRS घटती हुई होनी चाहिए। और पांचवी शर्त और क्या होनी चाहिए? संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता की आय और व्यय आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वैसे 3 मुख्य शर्तें हैं, लेकिन हमने इसको 5 बना दी कि बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करे। नंबर 2, उदासीन वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल आपस में बराबर हो। नंबर 3, संतुलन बिंदु मूल बिंदु के उन्नत दर होना चाहिए। नंबर 4, संतुलन बिंदु पर MRS घटती हुई, MRS का पूरा नाम है सीमांत प्रतिस्थापन दर, घटती हुई होनी चाहिए। और नंबर 5, संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता की आय और व्यय आपस में बराबर होना चाहिए। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं बेटा ये O, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये X1 वस्तु और ये X2 वस्तु। A और B एक बजट रेखा है। A और B बजट रेखा है। ये IC1, IC2 और IC3 उदासीन वक्र का समूह है।
उदासीन मानचित्र कहलाता है। हम यहाँ पर कुछ बिंदु लेते हैं P, Q, R बिंदु और S बिंदु। अब हमें पूछा गया कि कौन से बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन है, तो हम निष्कर्ष में प्राप्त करें कि S बिंदु उपभोक्ता संतुलन का बिंदु नहीं है। हाँ, हालांकि IC3 पर है, सबसे ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है, लेकिन उपभोक्ता के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है, ये प्राप्त योग्य नहीं है। तो S बिंदु उपभोक्ता संतुलन का नहीं है। क्यों? क्योंकि बजट रेखा से बाहर है, अप्राप्त योग्य है, उपभोक्ता इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। P और Q बिंदु प्राप्त योग्य भी है, बजट रेखा के ऊपर भी स्थित है, आय व्यय दोनों बराबर है, लेकिन P और Q बिंदु से ज़्यादा संतुष्टि का स्तर मिलता है किससे? R बिंदु पर, क्योंकि P और Q IC1 पर स्थित है, जबकि R बिंदु IC2 पर स्थित है। और मैंने आपको कहा था कि एक ऊंचा उदासीन वक्र अधिकतम संतुष्टि का क्या होता है? परिचायक होता है। अतः R बिंदु ही उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होता है, जहां पर निम्न शर्तें पूरी होती है। नंबर 1, बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करे। R बिंदु पर उदासीन वक्र और बजट रेखा आपस में स्पर्शनीय है, स्पर्श कर रही है। नंबर 2, उदासीन वक्र का ढाल, ये MRS का ढाल माइनस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और ये कीमत रेखा का ढाल माइनस P1 अपॉन P2। उदासीन वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल आपस में क्या बेटा? बराबर है। संतुलन बिंदु R बिंदु जो है वो मूल बिंदु के उन्नतों द्वारा इसके दाएं या बाएं जाए तो उपभोक्ता को क्या होती? हानि होती है। और संतुलन बिंदु पर MRS लगातार क्या हो रही बेटा? घटती हुई, क्योंकि उदासीन वक्र का ढाल घटती MRS पर निर्भर करता है। और संतुलन बिंदु पर आय और व्यय, क्योंकि बजट रेखा किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के संयोग को दिखाती है, जहाँ आय और व्यय आपस में क्या हो बेटा? बराबर। अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि R बिंदु ही उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होगा, जहाँ पर निम्न शर्तें पूरी होती है। उदासीन वक्र बजट रेखा को स्पर्शनीय है, उदासीन वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल आपस में बराबर है, संतुलन बिंदु मूल बिंदु के उन्नतोदर है, संतुलन बिंदु पर MRS घटती हुई है, और संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता की आय और व्यय आपस में क्या है? बराबर है। इस तरह से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि उदासीन वक्र के माध्यम से एक उपभोक्ता संतुलन पर उस समय आएगा जहाँ पर बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करे। नंबर 1। नंबर 2, उदासीन वक्र का ढाल या सीमांत प्रतिस्थापन दर का ढाल और कीमत रेखा का ढाल आपस में बराबर हो, संतुलन बिंदु मूल बिंदु के उन्नतोदर हो, संतुलन बिंदु पर MRS घटती हुई होनी चाहिए, और उपभोक्ता की आय और व्यय आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया कि 10x1 प्लस 20x2 बराबर 100 अगर उपभोक्ता संतुलन पर है तो मुझे बताइए कि उदासीन वक्र का ढाल कितना होगा? उदासीन वक्र का ढाल कितना होगा? तो बेटा आपको इस शर्त से देखना है कि MRS का ढाल और बजट रेखा का ढाल आपस में क्या होता है? बराबर। और बजट रेखा का ढाल यहाँ पर P1 अपॉन P2 10 बटे हुए कितना बेटा? 20 माइनस के 0.5, ये बजट रेखा का ढाल है। तो जब संतुलन बिंदु पर है तो उदासीन वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल आपस में क्या होगा? बराबर। तो उदासीन वक्र बजट रेखा का ढाल जब माइनस 0.5 है तो उदासीन वक्र का ढाल भी माइनस के क्या होगा? 0.5 ही होगा। इस हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दिष्ट अधिमान किसे कहते हैं? एक होता तटस्थ अधिमान और एक होता एक दिष्ट अधिमान। तो एक दिष्ट अधिमान की परिभाषा होती है कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वह संयोग, क्या कहा मैंने? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वह संयोग जिसमें दोनों वस्तुओं की मात्राएं ज़्यादा हो, जिसमें दोनों वस्तुओं की मात्राएं ज़्यादा हो, या एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो और दूसरी वस्तु की मात्रा कम न हो, ऐसे अधिमान को एक दिष्ट अधिमान कहते हैं। इन परिभाषा को हम उदाहरण से समझेंगे। मैं आपके सामने 3 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, कहा कि श्रेणीकरण कीजिए। पहला 10 और 8 का कॉम्बिनेशन, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, 4 और 6 का। अगर मैं आपको चयन करने कहूँ तो सबसे अच्छा ये है, दूसरे नंबर पर 4 और 6 का कॉम्बिनेशन, और तीसरे नंबर पर 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्राएं इसमें है। तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान इसका और तीसरा इसका, मतलब ये एक दिष्ट अधिमान है। कौन सा? ये एक दिष्ट। क्यों? क्योंकि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वह संयोग जिसमें दोनों वस्तुओं की मात्राएं ज़्यादा हो। इसमें मैंने कहा कि श्रेणीकरण कीजिए, 12 है, ये 12 है आपका। तो अगर ये
12 है बेटा, ये 12 है आपका। तो देखिए इसमें इस वस्तु की मात्रा 10 है और इसकी 12 है, ये पसंद है। इन दोनों में बराबर है तो कोई भी ले लो। इसका मतलब एक तो 10 कचौरी और 8 समोसा, और एक 12 कचौरी 8 समोसा। आप क्या कोई सर 12 कचौरी 8 समोसा अच्छा है, इसका मतलब ये भी कौन सा है, सब इसका चयन करेंगे। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा आपका एकदिष्ट है, एकदिष्ट है। तो देखो बेटा परिभाषा, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वह संयोग जिसमें दोनों वस्तुओं की मात्राएं ज़्यादा हो, या एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो और दूसरी वस्तु की मात्रा कम न हो, यानी ये 8 और ये 8, ये इससे कम नहीं है, तो ये दोनों कौन से होंगे बेटा एकदिष्ट। अगर मैं कहूँ इनमें से पसंद करो तो ये 10 है तो ये 8 है, यानी ये ज़्यादा ये कम, ये कम है तो ये ज़्यादा, ये कोई भी ले ले यार, तटस्थ। कोई ये पसंद करता कोई ये पसंद करता, इसका मतलब ये क्या है बेटा तटस्थ है। इसका मतलब एकदिष्ट अधिमान की परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए अब कि एकदिष्ट अधिमान किसे कहते हैं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वह संयोग जिसमें दोनों वस्तुओं की मात्राएं ज़्यादा हो तथा एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो और दूसरी वस्तु की मात्रा कम न हो, ऐसे अधिमान को एकदिष्ट अधिमान कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनकर आता है आपके सामने कि अगर मैं कहूँ बजट रेखा की बात करूँ, अगर उपभोक्ता की आय को बढ़ाकर दुगुना कर दूँ और दोनों वस्तु कीमतों को बढ़ाकर दुगना कर दूं तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि उपभोक्ता की आय को घटाकर आधा कर दूं और दोनों वस्तु कीमतों को भी घटाकर आधा कर दूं तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों वस्तु कीमतें और आय में समान अनुपात में परिवर्तन होते हैं तो बजट रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।